Assalamu alaikum and welcome to our YouTube channel. My name is Dr. सैयद हैदर। आज हम लोग बात करने जाएंगे जो कि आज का हमारा टॉपिक है वो है माइट्रल वाल्व रिगर्जिटेशन के बारे में। सही है। इससे पहले भी हम लोग माइट्रल वाल्व रिगर्जिटेशन और स्टेनोसिस पे वीडियो कर चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में जो आपके पहले के क्वेश्चंस हैं और इस माइट्रल वाल्व और रिगर्जिटेशन के ट्रीटमेंट के बारे में, तो हम लोग इस वीडियो के अंदर उन क्वेश्चंस को भी आंसर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल के ऊपर बिल्कुल नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड वॉच दिस वीडियो। चलें हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा ब्रीफली फंक्शन के बारे में बता देता हूँ कि किस तरह से कार्डिक साइकिल वर्क कर रही होती है और किस तरह से जो ब्लड होता है हमारा, मतलब कह लें कि जो वेन्स के अंदर जो ब्लड होता है वो सबसे पहले जो होता है वो जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो कि साफ ब्लड नहीं होता, वो साफ़ होने के लिए पहले हार्ट के अंदर आता है। ठीक है, जब वो हार्ट के अंदर आता है और फिर उसको जाना होता है लंग्स के अंदर क्लीन होने के लिए, और फिर उसको लंग्स से वापस जो है हार्ट के अंदर आना होता है आफ्टर क्लीन होने के लिए। और जब क्लीन होने के बाद वो हार्ट के अंदर आता है, तो फिर वो ब्लड जो होता है, हार्ट जो होता है हमारा, वो पंप करता है ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। हर बॉडी के जितने भी हिस्से हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं, उनको ब्लड सब पहुँचाता है, और इसके साथ साथ ऑक्सीजन भी इसी ब्लड के थ्रू जो है हमारे जो होता है टिश्यू के अंदर और ऑर्गन के अंदर पहुंच रही होती है। तो मेन ओवरऑल एम तो यही होता है कि ब्लड का कि वो थ्रू आउट द बॉडी प्रॉपर कार्डिक साइकिल के थ्रू रन करता रहे। तो इसके अंदर ये होता है कि ब्लड जो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, मतलब जितना भी वेन्स के अंदर जितना भी होता है ब्लड, वो पहले हार्ट के अंदर पहुंचता है सुपीरियर वेना केवा से इंफीरियर वेना केवा के थ्रू, वो ओपन होता है राइट एट्रियम के अंदर। जब राइट एट्रियम के अंदर ब्लड आता है तो राइट एट्रियम, तो इस कार्डिक साइकिल के दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट में ये होता है कि ब्लड जब आता है एकदम से हार्ट के अंदर, और तो वो जो होता है राइट एट्रियम के अंदर ब्लड आया, राइट एट्रियम ओपन हो गया। जब राइट एट्रियम ओपन हो जाता है तो वो जो ब्लड है वो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। ठीक है, जब राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड चैन होता है, और जब ब्लड जो होता है कम्प्लीटली वेंट्रिकल में क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो जब इसके बाद ब्लड जो होता है, आप देखें राइट वेंट्रिकल के अंदर है, राइट वेंट्रिकल से ब्लड को जाना है कहाँ पे, लंग्स के अंदर, ताकि यही ब्लड जो होता है क्लीन होके हमारी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो दोबारा से। तो जब ब्लड राइट वेंट्रिकल से लंग्स के अंदर जा रहा होता है, तो यहाँ पे यूजली तो वेन्स के अंदर जो होता है वो कहने के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन होती है। यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो ब्लड को लेके जाती है राइट वेंट्रिकल से लेके वो जाती है डायरेक्ट लंग के अंदर। ठीक है, तो लंग्स के अंदर फिर ब्लड जो होता है कहने के वो डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड में होता है। जब आप सांस अंदर लेते हैं, जिससे इंस्पायरेशन करते हैं लाइक दिस, आपने इंस्पायरेशन किया, ठीक है, और एक्सपायरेशन किया, तो ये जो प्रोसेस होता है आपकी ब्रीदिंग का, इसके थ्रू जो होता है ब्लड जो होता है, ऑक्सीजन अंदर जा रही होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही होती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही होती है तो ब्लड जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड हो रहा होता है। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड का मतलब ये है कि ब्लड के कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ गई है और ऑक्सीजन ब्लड के अंदर एंटर हो गई है। तो लंग से ब्लड साफ हुआ, और फिर लंग से ब्लड साफ होने के बाद जो होता है ब्लड जो होता है वो आ जाता है कहाँ पे, और फिर जो होता है पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो तो ब्लड लेके चली गई थी, गंदा ब्लड लेके चली गई थी जो कि डीऑक्सीजनेटेड था वो लंग्स के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, जब लंग्स के अंदर ब्लड पहुंच जाता है, क्लीन हो जाता है, तो वहाँ से क्या होता है पल्मोनरी वेन्स जो होती हैं वो ओपन होती हैं कहाँ पे, लेफ्ट एट्रियम के ऊपर। लेफ्ट एट्रियम के थ्रू जब पल्मोनरी वेन्स ओपन होती हैं, तो यहाँ पे भी यही होता है कि इस पल्मोनरी वेन्स के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, साफ ब्लड होता है। तो ये राइट एट्रियम से ब्लड आया राइट वेंट्रिकल के अंदर, पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू गया लंग्स के अंदर, लंग्स से ब्लड क्लीन हुआ, ऑक्सीजनेशन हुई ब्लड की, और फिर जो होता है ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू जो होता है कहाँ पे आ गया, लेफ्ट एट्रियम पे आ गया। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, इनके दरमियान जो वेल्व होता है वो कौन सा वेल्व होता है, वो होता है माइट्रल वेल्व। ठीक है, माइट्रल वेल्व जो होता है इन दोनों के दरमियान होता है, और जब माइट्रल वेल्व ओपन होता है, ब्लड जो होता है, साफ जो ब्लड होता है वो एंटर हो जाता है मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, और जब लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड एंटर हो जाता है तो फिर जो माइट्रल वाल्व होता है वो क्लोज हो जाता है। फिर जब ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से अंदर ओपन हो जाता है, वहाँ पे फिर एक वाल्व होता है जिसे एओर्टिक वाल्व कहते हैं। उस एओर्टिक वाल्व जब ओपन होता है
और ब्लड जो होता है एओर्टिक वेल से होता हुआ फिर असेंडिंग एओर्टा, ट्रांसफर एओर्टा, डिसेंडिंग एओर्टा, इस तरह पूरी बॉडी के अंदर जो होता है वो फिर पहले थोरैक्स में होता है और फिर वो एब्डोमेन से होता हुआ पूरी बॉडी के अंदर ब्लड डिस्ट्रीब्यूट करता है माइनर ब्रांचेस के अंदर। तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। तो ये आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कार्डियक साइकिल किस तरह चल रही होती है। तो इसमें यही हुआ कि पहले जब ब्लड आया, मतलब हार्ट वेल्व के अंदर जब ब्लड आता है तो वेल्व जो होता है ओपन हो जाता है, और जब ब्लड जो होता है वो जैसे कि इस केस के अंदर ये लेफ्ट एट्रियम के अंदर ब्लड आया, तो लेफ्ट एट्रियम के अंदर ब्लड आया, जो माइट्रल वेल्व था वो ओपन हो गया। ठीक है, जब ब्लड चला गया पास, मतलब चला गया, कहाँ पे चला गया, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर पहुंच गया ब्लड, जब माइट्रल वेल्व क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो ये तो माइट्रल वेल्व के बारे में। और माइट्रल वेल्व की लोकेशन अभी हमने डिस्कस की है कि माइट्रल वेल्व जो होता है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे होती है, वो जो होता है अपर लेफ्ट चैम्बर के अंदर होता है हार्ट के, जो कि अपर लेफ्ट चैम्बर, जिसको आप लेफ्ट एट्रियम भी कहते हैं, एक तो उसके दरमियान होता है, और दूसरा जो होता है लोअर लेफ्ट चैम्बर, जिसको आप वेंट्रिकल कहते हैं। सही है, तो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान जो वेल्व होता है उसको हम माइट्रल वेल्व कहते हैं। सही है, तो जो हेल्दी अगर माइट्रल वेल्व होगा तो उसका काम यही होता है कि ब्लड को एक डायरेक्शन में रखता है। ब्लड जो होता है एक डायरेक्शन से, मतलब एट्रियम से वेंट्रिकल में जा रहा होता है। ठीक है, लेकिन अगर माइट्रल वेल्व के अंदर कोई इश्यू हो जाते हैं, ठीक है, माइट्रल वेल्व जो होता है उसके अंदर फॉर एग्जांपल कोई भी इश्यू हो जाते हैं, या तो कोई जेनेटिक इश्यू की वजह से होता है, या फिर ऐसे इश्यू होते हैं कि माइट्रल वेल्व जो होता है लेटर ऑन वीक हो जाता है। ठीक है, या तो फिर उसके अंदर कोई कैल्शियम की डिपोजिशन हो जाती है, जैसे जैसे एज बढ़ती जा रही है, एजिंग प्रोसेस चलता जा रहा है, किसी एज में जाके माइट्रल वेल्व का फंक्शन। लेकिन माइट्रल वेल्व को समझने के लिए आपको ज़रूर समझना पड़ेगा कि माइट्रल वेल्व जो होते हैं इसके लीफलेट होते हैं, 2 लीफलेट होते हैं जिसके साथ अटैच होते हैं। ठीक है, जो कि माइट्रल वेल्व को ओपन कर रहे होते हैं। जब ब्लड जो होता है लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है तो वो लीफलेट जो होते हैं ओपन हो जाते हैं, और ब्लड जो होता है बड़ा इजीली जो होता है लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है। ठीक है, लेकिन जब कोई भी इश्यू इन लीफलेट के साथ हो जाए, मतलब लीफलेट जो होते हैं इन लीफलेट्स के साथ कोई भी इशू हो जाए, तो वहाँ से इसकी मेल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है, इसके अंदर इश्यूज होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो माइट्रल वेल्व इस तरह से रिगर्जिटेशन में क्या होता है कि माइट्रल वेल्व जो होता है ना प्रॉपर्ली क्लोज नहीं हो पाता। ठीक है, वो क्लोज क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि उसके लीफलेट जो होते हैं माइट्रल वेल्व के, उनके अंदर कोई ना कोई इश्यू हो जाता है, तो वो लंबे हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, उनकी लंबे होने की वजह से क्या होता है, जब वो क्लोज होते हैं तो प्रॉपर्ली क्लोज नहीं हो पाते और वो ओपन रहते हैं। ठीक है, या फिर ये होता है कि जो 2 लीफलेट हैं वो आपस में एक दूसरे के ऊपर इस तरह से आ जाते हैं कि एक जो होता है दूसरे के ऊपर आ जाता है, तो वो बीच में एक गैप रह जाता है। उस गैप की वजह से क्या होता है, तो वहाँ से फिर ब्लड जो होता है वो लीक करता है वापस लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम की तरफ। ठीक है, तो जब भी इसको माइट्रल वेल्व को आप लीकी वेल्व भी कहते हैं या लीकी हार्ट वेल्व भी कहते हैं। ठीक है, तो ये तो इसका प्रॉपर कहने के मैकेनिज्म है, किस तरह से जो होता है लीकी हार्ट वेल्व डेवलप होते हैं, जो कि मेन फंक्शन जो होता है इसके अंदर आप कह रहे हैं कि माइट्रल वेल्व की एबनॉर्मलिटी होती है, और एबनॉर्मलिटी मोस्टली यही होती है कि वो क्लोज नहीं हो पाता प्रॉपर्ली। ठीक है, और ये कि अगर इसमें यही है कि कोई सा भी एक लीफलेट भी नहीं काम कर रहा है, ये तो उसमें भी यही कंडीशन होती है कि वो जो होता है वो प्रॉपर्ली जो होता है माइट्रल वेल्व क्लोज नहीं कर पाता। तो जब क्लोज नहीं कर पाता तो क्या होता है कि जब वो मतलब लेफ्ट एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल्स ब्लड जो लेफ्ट एट्रियम से वेंट्रिकल में आया, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट किया, तो ब्लड जो होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से जब एओर्टिक वेल्व के थ्रू ब्लड को जो होता है जाना होता है एओर्टा के अंदर। ठीक है, तो जब वो वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट करता है तो कुछ ब्लड तो फिर वो कह रहे हैं कि लेफ्ट एओर्टा के थ्रू जो होता है ना वो चला जाता है, लेकिन कुछ ब्लड जो होता है वापस ऊपर चला जाता है लेफ्ट एट्रियम के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से माइट्रल वेल्व रिगर्जिटेशन जो होती है डेवलप होती है, और ब्लड जो होता है लीक करता है टॉप चैम्बर ऑफ द हार्ट के अंदर, जिसको आप जो होता है लेफ्ट एट्रियम भी कहते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ मतलब इसके और भी जो रीजंस होते हैं वो मैंने आपसे बताया कि भाई ये तो वेल्व की माइट्रल वेल्व उसकी डिजनरेशन हो गई है, जिसको वियर एंड टियर भी कहते हैं, या फिर कोई माइट्रल वेल्व प्रोलैप्स हो गया है। ठीक है, प्रोलैप्स भी कॉमन होता है, और ये कि मतलब प्रोलैप्स के भी रीज़न जो होते हैं वो कुछ, ये तो फ्लॉपी वेल्व है या तो वो फाइंड आउट करना होता है रीज़न कि किस वजह से हो रहा है, या हार्ट वेल्व जो होता है डैमेज हो गया है, हार्ट वेल्व कोई भी इन्फेक्शन डेवलप हो गया है हार्ट का,
ये हार्ट के वेल्व का, तो वो वेल्व डैमेज हो गया तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। कंजेनिटल डिसऑर्डर्स हैं, हार्ट फेलियर हुआ है, किसी को हार्ट अटैक हुआ है, जब हार्ट अटैक होता है तो प्रॉपर ब्लड सप्लाई उस हिस्से को नहीं पहुंचती, तो वो हिस्सा जो होता है हार्ट का वो थोड़ा एबनॉर्मल हो जाता है। जब वो एबनॉर्मल हो जाता है तो वो प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता, तो ये भी उसका रीज़न हो सकता है कि माइट्रल वाल्व रिगेडिटेशन इस वजह से हुई हो कि किसी को पहले कोई हार्ट फेलियर हो या हार्ट अटैक हो, या फिर कार्डियोमायोपैथी हो। कार्डियोमायोपैथी जेनेटिक डिजीज डिसऑर्डर होता है जो कि हार्ट के मसल्स को थिक कर देता है बहुत ज़्यादा, तो इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है। सही है। तो सिम्टम्स की बात कर लें तो मोस्ट कॉमन सिम्टम जो होता है इसके अंदर माइट्रल रिगेडिटेशन के अंदर क्या होता है कि अगर बहुत ज़्यादा कह लें कि यूजली अगर स्टार्टिंग के अंदर अगर माइल्ड है माइट्रल वाल्व रिगेडिटेशन, यू नो ना, माइल्ड है, बहुत ज़्यादा कम है, ब्लड जा तो रहा है लेकिन वो बैकवर्ड फ्लो कर रहा है लीकी की वजह से, तो उस पर इतना इनिशियली पता नहीं चलता कि अनलेस अनटिल के ब्लड जो होता है बहुत ज़्यादा सीवियर हो। माइट्रल वाल्व रिगेडिटेशन अगर सीवियर होगा तो जब जाके कह लें कि सिम्टम्स जो होते हैं डेवलप होना शुरू करते हैं, जैसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में मुश्किल आती है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब वो प्रॉपर कार्डिक साइकिल चल रही है, जब ब्लड जो होता है वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ पूरी बॉडी के अंदर, तो इसकी वजह से क्या होता है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ डेवलप हो जाती है, क्योंकि ब्लड जो होता है बैकवर्ड जो होता है वो जमा हो रहा होता है। ठीक है, जब वो जमा हो रहा होता है बैकवर्ड, तो वो कभी कभार ये भी होता है कि जमा होने की वजह से और भी कंडीशन डेवलप हो जाती है, मतलब कोई स्ट्रोक भी कॉज कर सकता है बाद में वो, और फिर या फिर एट्रियल फिब्रिलेशन भी उसकी वजह से हो सकता है। तो या फिर एंकल आपके स्वॉलन हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा आप देखेंगे कि एंकल के अंदर स्वेलिंग हुई भी है, या फिर आप काफ़ी ज़्यादा टायर्ड फील करेंगे। और इसके साथ साथ पैल्पिटेशंस भी होती हैं, कुछ पेशेंट जो होते हैं पैल्पिटेशंस फील करते हैं हार्ट के अंदर, कि आपको लगेगा कि आपका हार्ट जो होता है बहुत ज़्यादा फास्ट बीट कर रहा है और बहुत ज़्यादा लगेगा कि जैसे दिल जो होता है बाहर आ रहा है। इस तरह से भी एक्सपीरियंस होता है कुछ लोगों को। और ये कि जब आप ऐसे चीज़ें आपको एक्सपीरियंस हो और कोई भी ऐसे सिम्टम्स मिल रहे हो, तो आपको चाहिए कि अपने कार्डियोलॉजिस्ट से या किसी अपने जो भी आपके डॉक्टर हैं उनसे आप कांटेक्ट करें, ताकि आपकी फॉरेन इन्वेस्टिगेशन और मतलब कुछ स्टार्ट हो सके मतलब ट्रीटमेंट। तो इसके अंदर कौन कौन से टेस्ट कराते हैं, इसके अंदर फिर मोस्ट कॉमन टेस्ट जो होते हैं वो ईसीजी होता है और कार्डियोग्राम होता है, इकोकार्डियोग्राम, जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड होता है, उसके थ्रू पता चलता है। इको के जरिए पता चलता है कि भाई हार्ट के अंदर क्या एबनॉर्मलिटीज़ हैं, या मतलब वेल्व की क्या एबनॉर्मलिटीज़ हैं, या हार्ट कितने % काम कर रहा है। सही है। और इजेक्शन फ्रैक्शन हार्ट का कितना है, कि पंप जो कर रहा है हार्ट किस परसेंटेज के साथ ब्लड पंप कर रहा है बॉडी में। और जो होता है इसके साथ साथ मतलब प्रॉपर जो स्ट्रक्चरल चेंजेस कोई आई है हार्ट के अंदर, वो सारा इकोकार्डियोग्राम जो होता है ना वो बता देता है। सही है। इसके साथ ईसीजी भी करवाते हैं, देखते हैं कि भाई आपकी कोई और कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं हार्ट के अंदर, इसके साथ साथ कोई लाइक लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी तो नहीं है, या किसी को हाइपरटेंशन है या डायबिटीज़ है, तो उसकी वजह से कोई लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन तो डेवलप नहीं हुई है। तो बस इसके ज़रिए इको के ज़रिए यही है कि आपकी फिर पिक्चर ली जाती है वहाँ की, क्या कहते हैं, हार्ट की, तो उसको मतलब देखा जाता है। और इसके साथ साथ कई जगहों पे अगर आपको कोई चेस्ट मतलब ये भी करवा के देखते हैं, जो कि ट्रेडमिल होती है, बाइसाइकिल एक्सरसाइज टेस्ट होता है, उसके ऊपर आपको रन करना होता है, उसमें चेक करते हैं कि आपकी कितनी मतलब हार्ट का फंक्शन किस तरह से चेंज हो रहा है। अगर आप बहुत ज़्यादा तेज़ भाग रहे हैं तो वो हार्ट के अंदर ऊपर क्या फ़र्क पड़ रहा है, इसके अंदर हार्ट की जो एक्टिविटी होती है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो होती है वो रिकॉर्ड करते हैं, और उसके अंदर देखते हैं कि आपका जो होता है मतलब ब्लड प्रेशर तेज़ भागने के बाद कितना होता है और हार्ट रेट कितना रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ें मॉनिटर करते हैं इसके अंदर। और उसके साथ साथ जो होता है तो ये इसके बेसिक टेस्ट होते हैं। ठीक है, ये और इसके साथ साथ इकोकार्डियोग्राम एक तो मतलब नॉर्मल इकोकार्डियोग्राम होता है, एक तो ट्रांसओसोफेजियल इकोकार्डियोग्राम होता है। ठीक है, अगर ट्रांसओसोफेजियल भी होता है इकोकार्डियोग्राम, उसमें ही होता है कि वो यूजली जनरल एनेस्थीसिया में होता है, और उसके अंदर क्या करते हैं कि मतलब एक हार्ट की उसके अंदर से जाके इसोफेजियल जाके पिक्चर लेते हैं हार्ट की, और उससे पता चल के देखते हैं कि भाई हार्ट के अंदर और क्या एबनॉर्मलिटीज है। सही है। तो बाकी जो आपके क्वेश्चन थे कि भाई इससे पहले काफ़ी लोगों ने क्वेश्चन पूछे थे कि ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या क्या अवेलेबल है। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या क्या अवेलेबल है माइट्रल रिगेडिटेशन के बारे में। तो इसमें ये होता है कि ज़्यादातर पेशेंट जो होते हैं उनको अगर बहुत ज़्यादा माइल्ड है तो उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती,
ठीक है। लेकिन ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर वो उनकी मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, ठीक है। या तो अगर देखते हैं कि भाई इसको डेवलप होने वाले हैं, तो फिर उसको किसी को 6 मंथ की मॉनिटरिंग होती है, किसी को ईयरली मॉनिटरिंग होती है, उसको ईयरली चेक करते हैं और पूछते हैं कि भाई हर विजिट के ऊपर आप अपना इकोकार्डियोग्राम लेके आएँ या फिर ईसीजी लेके आएँ, तो और फिर उससे देखते हैं कि जो रिगेडिटेशन है वो मतलब इस तरह से भी तो बढ़ रही है रिगेडिटेशन, या फिर ट्रीटमेंट से फ़ायदा हो रहा है उनको, जो मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं उससे भी फ़ायदा हो रहा है, या फिर वो कम हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। तो ज़्यादातर लोगों को जो होता है वो मॉनिटर करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर लगता है कि ये वाकई बढ़ रही है, तो फिर उनको सर्जिकल ट्रीटमेंट का ऑप्शन भी देते हैं, लेकिन उससे पहले काफ़ी टेस्ट कराने पड़ते हैं, और देखना पड़ता है कि आप सर्जिकल ऑप्शन के लिए सूटेबल भी हैं या नहीं हैं, ठीक है। तो जो सर्जिकल ऑप्शन होते हैं उसके अंदर आजकल तो काफ़ी मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक्स यूज़ हो रही होती हैं, जिसके अंदर मतलब कहने के बाहर से ही बहुत छोटा सा कट दे के जो होता है उसको ट्रीट किया जाता है। लेकिन जो नॉर्मली इसमें ये होता है कि माइट्रल वाल्व का तो रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है, और या फिर माइट्रल वाल्व को रिपेयर कर देते हैं। अगर कोई लीफलेट्स का इशू है कि बहुत ज़्यादा इलॉन्गेशन हो गई है उसकी, या फिर दो जो उसके लीफलेट है माइट्रल वाल्व के उसके अंदर इशू है या क्लोज नहीं हो पा रहा, पहले कोशिश करते हैं कि उसको रिपेयर करें। अगर रिपेयर नहीं होता तो फिर उसको आप ये ऑप्शन देते हैं पेशेंट को कि भाई इसको जो होता है आप सर्जरी के थ्रू जो होता है की होल सर्जरी के थ्रू इसको जो होता है आप माइट्रल वाल्व को रिप्लेस कर दें। सही है। तो रिप्लेसमेंट में होता है जो आपका ओल्ड माइट्रल वाल्व होता है ऑलरेडी, उसको जो होता है रिमूव कर देते हैं, उसको निकाल देते हैं, और उसको जो होता है आपको फिर सर्जन आपको देखता है कि कौन सा माइट्रल वाल्व आपके लिए सूटेबल होगा, क्योंकि इसके अंदर मेटालिक भी होते हैं, मेटल फॉर्म के अंदर भी होते हैं, और बाकी होते हैं टिश्यू फॉर्म में भी होते हैं, ठीक है। तो वो डिसाइड करते हैं कौन सा आपके लिए सूटेबल है, और वो डिस्कस करते हैं आपके साथ, फिर आपको ऑफर करते हैं। और इसके साथ साथ ये होता है कि इसके अंदर ये भी होता है कि इसके अंदर जनरल एनेस्थीसिया दिए जाते हैं आपको ऑपरेशन के थ्रू, और यूजली जो होता है मतलब अगर पेशेंट आईसीयू में रहता है 1 से 2 दिन, और तकरीबन वीक कुछ अरसे जो होता है उसको वार्ड में रहना पड़ता है, फिर उसको आफ्टर रिकवरिंग फ्रॉम पोस्ट ऑप के बाद फिर जो होता है आप चले जाते हैं घर अपने। और जहाँ तक इस तरह की बात है कि आपके लिए मतलब क्या क्या अगर कोई आपको क्या चेंजेस लानी पड़ेंगी आपकी लाइफ में, अगर आपको माइट्रल वाल्व की रिगेजिटेशन है, तो इसके अंदर सबसे पहले ये होता है कि आपको अपनी डाइट के बारे में एहतियात करनी होगी बहुत ज़्यादा, कि हेल्दी डाइट ईटिंग जो होता है उसके ऊपर जाना होगा, एक्सरसाइज के ऊपर थोड़ा सा जाना होगा आपको, और अपना वेट जो होता है उसको कंट्रोल रखना होगा। ज़्यादातर जो होते हैं माइट्रल वाल्व रिगेजिटेशन को हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी उनको कहते हैं, कि जो कि उसके ऊपर इतना इफेक्ट नहीं पड़े, लेकिन अच्छा रहता है कि लाइट एक्सरसाइज अगर वो करें तो उसके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। और ये कि इसके साथ साथ मतलब आपको जो होता है उसके साथ साथ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर है कि जो पेशेंट्स होते हैं माइट्रल वाल्व रिगेजिटेशन के, उनके अंदर क्या होता है, क्योंकि अगर उनके अंदर कोई टीथ का इन्फेक्शन है, कोई टूटा हुआ है उनको, कोई मतलब टूथ से रिलेटेड इन्फेक्शन है, या कोई एब्सेस है, या फिर आपको कोई पस डेवलप हो गया है टीथ के अंदर, तो उसमें क्या होता है कि वो फिर इन्फेक्शन जो होता है आपके टीथ के थ्रू होता हुआ, स्किन के थ्रू होता हुआ, ब्लड स्ट्रीम में जाता हुआ, वो फिर जो वाल्व होते हैं उनके अंदर इन्फेक्शन कॉज करते हैं, जिसको एंडोकार्डाइटिस कहते हैं, ठीक है। ये काफ़ी रेयर होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन होती है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग अपनी जो टीथ है उनकी आप प्रॉपर ब्रशिंग करें, उनको तकरीबन दिन में 2 दफ़ा अच्छी तरह साफ़ करें, और अब अपने डेंटिस्ट के साथ रेगुलर चेकअप रखें एज वेल। और कोई भी आपको अगर कुछ भी दांत में कोई इशू स्टार्ट होता है, कोई एब्सेस है, कोई इन्फेक्शन है, तो फौरी उसका ट्रीटमेंट लें, क्योंकि जो ये इन्फेक्शन होता है टीथ का, तो ये जाके जो होता है हार्ट के अंदर जो होता है ये एंडोकार्डाइटिस कॉज कर सकता है। सही है, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, और उन लोगों को ज़्यादा रिस्क होता है जिनको रूमेटिक फीवर हो चुका हो पहले, और उन्होंने ट्रीट ना किया हो कि नॉर्मल फीवर समझ के। तो रूमेटिक फीवर के लोगों को भी कहना है कि ये माइट्रल वाल्व रिगेजिटेशन जो होता है बहुत ज़्यादा रिस्क होता है उन लोगों को होने का, और उन लोगों को होता है। और ये कि आप अपनी जो स्किन है स्पेशली उसको जो होता है बहुत ज़्यादा क्लीन किया करें, वॉश करें रेगुलरली, और कोई कट या कोई ऐसी ब्रूजेस ना हो, क्योंकि उसके थ्रू जो होता है
इन्फेक्शन भी जा सकता है और इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है। और या फिर इस तरह से चीज़ों को अवॉइड करें, ये जो टैटूइंग है या कोई आप बॉडी को पियर्स करते हैं या कोई इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं जो कि कोई इन्फेक्शन भी वहाँ पे लेके जा सकती हैं। सही है। तो थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स।